अच्छा, जो आज का हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक बेनिफिट। क्या है अली तुराब? पब्लिक बेनिफिट से आप क्या समझते हैं? पब्लिक बेनिफिट अगर हम, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इक्विटी एंड ट्रस्ट लॉ, अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे मीनिंग पूछूं तो पब्लिक बेनिफिट से क्या मुराद है? क्या समझते हैं पब्लिक बेनिफिट? आवाम के फायदे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। नहीं, वो अगर मैं कहूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं ना ट्रस्ट लॉ, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं पूछूं, उस डोमेन में मैं इसकी मीनिंग पूछूं तो क्या बनती है? हम पढ़ रहे हैं ना, एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट से क्या मुराद है? मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना फंड, अपनी चीजें चैरिटी में देता हूँ, ठीक है ना, चैरिटी के लिए ट्रस्ट करता हूँ। आप उस मायने में देखें, तब पब्लिक बेनिफिट की क्या मायने बनती है? कहाँ से, किस चीज से? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। एग्जैक्टली। सपोज करें शौकत खानम एक ऐसा इदारा है जिसको लोग पैसा देते हैं एज ए चैरिटी, लेकिन और वो इदारा है भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। वहां से लोग मुस्तफीद होते हैं, क्या होते हैं, अपना फायदा लेते हैं। जिनको बीमारी होती है रिलेटेड टू कैंसर, तो उनका वहाँ मुफ्त इलाज होता है। एम आई क्लियर? हम जब इस पब्लिक बेनिफिट को हमारे सब्जेक्ट में देखते हैं, इक्विटी एंड ट्रस्ट लॉ में देखते हैं कि भाई पब्लिक बेनिफिट, चैरिटी और पब्लिक बेनिफिट क्या है? देखिए, पब्लिक बेनिफिट से मुराद है अवाम का फायदा, अवाम को सहूलियत प्रोवाइड करना, ओके। लेकिन जब बात कर रहे हैं चैरिटी, हमारा जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक्स रिलेटेड टू है ना, वो है चैरिटी। चैरिटी में पब्लिक बेनिफिट कैसे है? जो जाहिद ने अभी बताया कि सर शौकत खानम एक ऐसा इदारा है जो क्या करता है, जी आ जाए प्लीज। शौकत खानम एक ऐसा इदारा है जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, लोगों को फायदा पहुंचाता है। वहां फायदा किसका हो रहा है? किसी इंडिविजुअल का तो नहीं हो रहा ना, चाहे वो सिंध से हो, पंजाब से हो, केपी के से हो, या बलोचिस्तान से हो। वहां के सारे लोग किधर जाते हैं? अगर उनको कैंसर की बीमारी है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो किधर जाते हैं? शौकत खाना। वहां उनको इलाज किया जाता है, तो वो वहां से अपना फायदा हासिल करते हैं। गेट इट? आज का जो टॉपिक है वो टोटली हमारा इन दो चीजों के ऊपर घूमेगा। पब्लिक बेनिफिट, अवाम की सहूलियात, अवाम के फायदे कहाँ से? चैरिटी वाले इंस्टीट्यूट से। कौन से होंगे, किस तरह होंगे, चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? अब सवाल आता है अली तोराब के जहन में कि सर शौकत खानम है ना, उसको लोग पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से पैसा देते हैं अनलिमिटेड, इस वजह से कि शौकत खानम एक अच्छा इदारा है, एक लोगों को फायदा देता है, चैरिटी वाला इंस्टीट्यूट है। लेकिन इसके ऊपर कौन चेक एंड बैलेंस रखता है? पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है, फाइनेंस को कौन देखता है, इनके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है कि भी नहीं, कोई लॉ अप्लाई होता है कि नहीं, टैक्स देंगे नहीं देंगे? दीज आर द क्वेश्चंस जो बेसिक हैं, हमारे जहनों में आते हैं। ऐसे है कि नहीं? मैं अगर आपसे यही सवाल करूं कि शौकत खानम को एज ए चैरिटी इंस्टीट्यूट कौन रेगुलेट करता है? वालेकुम सलाम। देखें, क्वेश्चन है ना,
चैरिटी वाले इदारे हैं, शौकत खानम हो गया, शौकत खानम के अलावा और कितने इदारे हैं जो चैरिटी वाले? ईदी हो गया दो, उसके अलावा तालिक फाउंडेशन, शाहिद आफरीदी की फाउंडेशन है वो, हाँ चीपा हो गया, और मलाला होगी, मलाला वाला एक फाउंडेशन हो गई, वो इब्रार उल हक की कौन सी है उधर जो वो चलाते हैं, हाँ सहारा होगी। अब ये कितनी पब्लिक, ये है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, इनको क्या बोलते हैं? खैराती इदारे, जो लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं, मुफ्त में चीजें प्रोवाइड करते हैं। किसका काम है इलाज करना, किसका काम है होम घर बना के देना, शेल्टर देना, किसका काम है फूड देना, किसका काम है एजुकेशन देना। इनका बेसिक काम है लोगों की खिदमत करना, ठीक उन इदारे का। ऐसे इदारे को आप बोलते हो खैराती इदारा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। अब उनको फंड कौन देता है? या तो एक एक बंदा देता होगा, या तो पूरी दुनिया, पूरे लोग, अवाम देती होगी। सवाल यहाँ आता है कि सर देखें, अगर हम शाहिद आफरीदी को या इमरान खान की फाउंडेशन को या इब्रार उल हक की फाउंडेशन को या ईदी को, हम पैसे देते हैं, दुनिया के अमीर तरीन बंदे भी पैसे देते हैं, गरीब तरीन भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं कि यार इदारा अच्छा है। अब वो पैसे, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? इतने अरबों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए फंड आता है ना। दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर इसमें करप्शन भी हो सकती होगी, सर ये अपने लोगों को, पसंदीदा लोगों को स्कॉलरशिप देते होंगे, सर ये अपने लोगों को ही एम्बुलेंस प्रोवाइड करते होंगे, अपने लोगों को शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड करते होंगे। इट कैन बी ना, वी आर ह्यूमन बीइंग, इंसान से गलतियां होती हैं, ऐसे है कि नहीं? आज का जो हमारा टॉपिक है, मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक बेनिफिट। पब्लिक बेनिफिट से मुराद है अवाम उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से जो बेनिफिट गेन करती है ना, उन इदारों को हु विल रेगुलेट। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन देखेगा, किस तरह उनको, लॉ कौन सा डील करता है। दूसरी चीज, उनकी फाइनेंस कैसे होगी, पैसे फंड रेजिंग किस तरह होगी, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, या उसकी एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स ऑन द पीपल वो किस तरह होगी। फिर ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन कौन से इन्होंने मेंटेन करने हैं, ओवरऑल इनका ऑडिट कैसे होगा, किस तरह होगा, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। दीज आर द क्वेश्चंस जो आज हम इस आज के टॉपिक में एड्रेस करेंगे। ये एक बैकग्राउंड था आज के उस टॉपिक का। Of public benefit in charity law. Simple word, public benefit in charity law means that a charity must do things that help people in a real and meaningful way. एक सेकंड, हम पढ़ रहे हैं अभी पब्लिक बेनिफिट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि पब्लिक बेनिफिट क्या है। पब्लिक बेनिफिट से मुराद ये बता रहा है, कहता है कि यार इन चैरिटी लॉ, अगर हम चैरिटी की जुबान में इसको पब्लिक बेनिफिट को समझें, तो जो खैरात है ना, वो चैरिटी है ना, मस्ट डू थिंग दैट हेल्प पीपल इन रियल एंड मीनिंगफुल वे। वो जो इदारा है ना, जो भी शौकत खानम हो, शाहिद आफरीदी की फाउंडेशन हो, वो रियल मायना में लोगों की खिदमत करें, वो वाकई में वो दिखती हुई नजर आए कि यार लोग जब शौकत खानम में जाते हैं, एक कैंसर का पेशेंट है, जब इलाज करा के वापस आता है, उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाते और उसका इलाज भी सही तरीके से हो जाता है। दिस इज द रियल मीनिंग कि उस बंदे को फायदा हुआ। बात समझ में आ रही है? सिंपल मायना में यह है कि आप एक वाकई में अवाम की खिदमत करें, वो अवाम की खिदमत नजर आनी चाहिए, पता लगे उसका कि यार जी। That means helping people understanding, but to make a positive difference to people's lives. This could be through providing more education, medical care, or other support. Broad range. The help should be available to a wide group of people, not just a small private group. For example, a charity that builds a community center help a whole neighborhood, not just a few individuals. अच्छा, अब वो कहता है कि चैरिटी किस तरह, पहले उन्होंने एक डेफिनेशन में बताया कि हेल्पिंग पीपल। हेल्पिंग पीपल से मुराद है आप लोगों की घर बनाने में मदद करें, घर बनाने में उनको कंट्रीब्यूट करें, जिन लोगों को खाने पीने को नहीं है उनको सुबह शाम आप खाना दें। इस तरह एक हमारा, वो एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, लेकिन हम उसको एक मिसाल लेते हैं।
इमरान खान का एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, एहसास प्रोग्राम। एहसास सेंटर होते थे हर शहर में, हर छोटे बड़े में। वहाँ गवर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना खाना, उनको 2 टाइम का खाना मिलता था और रात को रहायश मिलती थी। ऐसे था कि नहीं? अब वो लोग उससे क्या उठा रहे थे? फायदा उठा रहे थे। तो कहता है हेल्पिंग पीपल से मुराद ये है कि आप लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाएं, उनको घर बना के दें, उनको फूड दें, उनको तालीम दें, उनको मेडिकल सपोर्ट दें, या इसके अलावा कोई और चीज आती है जो आप वाकई में लोगों की मदद कर सको। आप जिन जिन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं वहाँ कभी ना कभी अपनी पूरी लाइफ में आपने एक फेज जरूर देखा होगा कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी कम्युनिटी में कोई एनजीओ जरूर आई होगी, ठीक है, जिसने कहा होगा सैलाब के टाइम के हम आपको घर बना के देते हैं, घर नहीं तो हम आपको कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, पैसे नहीं तो महीने का राशन देते हैं। देखा होगा ना? लितराब नहीं देखा कभी जिंदगी में? जी। हाँ। अब ये जो लोग हैं ना, ये रियल मायना में लोगों की खिदमत करते हैं। अब लोगों से वापसी में कुछ नहीं लेते। ये नहीं कि आप हमें उसके बदले में पैसे दो, उसके बदले में आप हमें कोई और जो कंसीडरेशन का हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था ना, नथिंग, गेन कुछ भी नहीं है। एक तो आप रियल मायनों में लोगों की हेल्प करें, दूसरा वो कह रहा है ब्रॉड रीच। ब्रॉड रीच से मुराद ये, आप जब आवाम की खिदमत करें ना, तो किसी इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप को ना टारगेट करें, आप ओवरऑल देखें। अगर मैं इसकी मिसाल ऐसे लूं, मैं कहूं कि अबू बकर क्लास में पाबंद लड़का है तो इसकी मैं मदद करूं, बाकियों की ना करूं, ये अनजस्ट हो जाएगा, अनफेयर होगा। अगर मैं वाकई में मायना में खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे सबकी करनी है, मुझे किसी एक बंदे को, एक ग्रुप को नहीं देखना। और ब्रॉड रीच से अगर थोड़ा हम ऊपर लेवल तक जाएं, ये मिसाल थी कि भाई आप जब गांव में कोई खिदमत करना चाहते हो ना, तो गांव में अस्पताल बनाए, स्कूल्स बनाए, मेडिकल सेंटर्स बनाए, कम्युनिटी सेंटर बनाए, जहां से पूरे के पूरे लोग मुस्तफीद हो सके। क्लियर है? ये एक बेसिक डेफिनेशन है ऑफ द पब्लिक बेनिफिट। किसी को जहां तक कोई क्यूरी हो, उबीन, अली तुराब, मोहम्मद खान, क्लियर है चीजें? अब की बात है ये ऐसा। अच्छा, अब एक चीज हमें क्लियर होगी कि भाई चैरिटी की जितनी भी चीजें हैं ना, उनको यूके के अंदर डील कौन करता है? चैरिटीज एक्ट 2011 एक चीज। उसके अलावा देर आर सो मेनी प्रेसिडेंट, सो मेनी केसेस व्हिच डील्स रिलेटेड टू द आपके चैरिटी को, आपके पब्लिक बेनिफिट को। ठीक है, मुझे कौन बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टेंजेबल? टेंजेबल, TANGIBLE। प्रॉपर्टी लॉ का वर्ड है। अस्सलाम वालेकुम सर। जो चीजें टच हो यस, सकती मूवेबल एंड हैं, इमूवेबल, राइट। एक होती है प्रॉपर्टी, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, ठीक है ना, वो होती है, उसको आप कहते हैं कि टेंजेबल, जिसको आप अब इसकी मीनिंग्स को पढ़ते हैं कि टेंजेबल क्या है, सिग्निफिकेंट। वो बात कर रहा था असल में जो पब्लिक डेफिनेशन जो है ना, वो आप लोगों की किस तरह बेनिफिट करें, टेंजेबल और सिग्निफिकेंट, दोनों तरीकों से लोगों की मदद करें। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, ये क्या भला हैं, इनको लेट्स रीड इट। Tangible benefits. Tangible means that benefit must be concrete and real rather than of abstract and theoretical. In other words, the charity activities should result in something that people can actually experience or use. Example of tangible benefit: food banks. A charity running a food bank provides tangible benefits by distributing food directly to people in need. Recipients can physically receive and use food. Medical clinics and charity can provide something that is offers tangible benefit by
providing direct medical care and treatment to patients. The services are complete and can be experienced by those seeking care. Educational scholarships. The charity that offers scholarship to students provides financial benefit by directly funding their education and helping them to get school and gain knowledge. साथ टेंजेबल से मुराद ये है कि ऐसी चीज, ठीक है ना, रियल हो, नजर आए, पता चले, वो थ्योरेटिकल ना हो, वो एब्स्ट्रैक्ट ना हो, वो हवाई बात ना हो, आपको होते हुए नजर आए, दिखते हुए नजर आए। मैं कहता हूं ना कि अब प्रॉपर्टी में वो कहते हैं ना कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल आपका प्लॉट है, मूवेबल आपकी कार है, ठीक है ना। अब हैं तो दोनों प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ठीक है ना। अब टेंजेबल में अब सपोज करें आपके कुछ एसेट हैं, आपके कुछ शेयर हैं, यू कैन नॉट टच दोस शेयर, आप उसको उस तरह नहीं कर, लेकिन आपका एसेट है। एट द सेम टाइम आपके पास मनी है इन द वो कहते हैं ना शेप ऑफ आपके उसमें कागज की शक्ल में, तो यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, समझ में आए। तो जैसे उसकी मिसाल देता है फूड बैंक। फूड बैंक से मुराद है अगर कोई ऐसा इदारा, ऐसी फाउंडेशन जो लोगों को डेली बेसिस पे, अब कराची के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट एक बड़ा अच्छा जबरदस्त एक इदारा है जो लोगों को सुबह शाम खाना खिलाता है। इदारे का नाम पता है क्या है? सीलानी। सीलानी फाउंडेशन सुनी है ना? सीलानी फाउंडेशन जायद बेसिकली क्या करती है, ले आ जाए ये वाला। नहीं स्टील को चाहिए। एक ऐसी सैलानी फाउंडेशन को हम मिसाल लेते हैं। सैलानी क्या करती है, सुबह शाम 2 या 3 दफा कराची के हर इलाके में, हर मोड़ पे, हर गली पे गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। गरीब हो अमीर हो जो भी खाना चाहे आए खाएं। अब जो बंदा भूख लगी है, जो खाना खा रहा है, तो क्या हो रहा है, मुस्तफीद हो रहा है ना, फायदा हासिल कर रहा है, उसको खाना मिल रहा है, तो सामने नजर आ रही है चीज। ऐसी चीजों को बोलते हैं टेंजेबल। अब ये टेंजेबल की मिसालें हैं कि भाई एक तो आपको जो लोग नीडी हैं, जिनको खाना मिले, जो मरीज हैं उनको आप मेडिकली ट्रीटमेंट्स दो। मुझे बुखार आया, मैं एक खैराती हॉस्पिटल में गया, मेरे पास पैसे नहीं थे सपोज करें, ठीक है ना, तो वहां मुझे अगर इंजेक्शन लगी, मुझे टेबलेट्स दिए गए, मैंने खाई और मैं ठीक हो गया, तो क्या था? ये जो चीजें हैं ना, जो दिखती हो, नजर आती हो, लेकिन दीज आर द जो आपके उसमें इसमें आती है। तीसरी एजुकेशनल स्कॉलरशिप, कि भाई आप लोगों को एक कोई इदारा होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट इदारे होते हैं, एनजीओज होती हैं, वो लोगों को बेनिफिट करते, एम्पावर्ड करते। स्कूल बनाया, बच्चे आए स्कूल से मुस्तफीद हो, बच्चों को आप पैसे दे दो कि भाई आप अपनी एजुकेशन को हासिल करो। तो ये आपकी छोटी उस कैटेगरीज में मिसालें हैं किस चीज की, पब्लिक बेनिफिट की, टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दोस चैरिटीज, दोस इंस्टीट्यूट, जो एक चैरिटी वाले डेफिनेशन में आती है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? जी नहीं, देखें हम आगे इन चीजों को मजीद तफसील से पढ़ेंगे। यूके के अंदर एक कॉन्सेप्ट है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स या चैरिटी, खैराती इदारे। उनको गवर्नमेंट परमिशन तब देती है जब उनकी कैटेगरीज, उनकी कंडीशंस पे वो फुलफिल हो। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनका एक एग्रीमेंट होता है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट कि भाई हमारा काम है, सपोज करें हम बच्चों को एजुकेशन देंगे मुफ्त में, जो गरीब लोग हैं, इदारे बनाएंगे,
हमें पैसे कौन देगा? हमें पैसे हम डोनर से लेंगे, बाहर के लोगों से, गवर्नमेंट से, आम जनता से लेंगे। पैसा स्टोर करने के बाद हम स्कूल बनाएंगे, टीचर्स हायर करेंगे, बच्चों को बेनिफिट देंगे। अगर वो पैसे बजाय स्कूल के ऊपर लगने के, बच्चों के ऊपर लगने के, वो अपने ऊपर लगा रहे हैं या कहीं और बिजनेस में लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या आ जाता है? ऑडिट आ जाता है। उनके ऊपर क्या एक क्वेश्चन आ जाता है, उनके ऊपर एक, क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन में आ जाते हैं। तो फिर आपका मतलब जो ओरिजिनल था ना इदारे का, चैरिटी का, वो खत्म हो गया, आप बिजनेस में आ गए। आपके इदारे के ऊपर पाबंदी आ जाएगी, पाबंदी आ जाएगी। आपने देखा होगा नवाज शरीफ की 2013 से 18 की जब गवर्नमेंट थी, तो चौधरी निसार वाज इंटीरियर मिनिस्टर एट दैट टाइम। उसने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल एनजीओज को बंद किया। एनजीओ ये होता है नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल। इनका बेसिकली काम होता है, बेनिफिट लोगों से कुछ नहीं लेते, कहते हैं हमें फंड मिल रही है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। अब उन्होंने बीच में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर बलूचिस्तान या केपी के वजीरिस्तान वाले साइड, उन्होंने कई जगहों पे पानी के नाम पे, कई जगहों पे फीमेल की इंपावरमेंट के नाम पे, कहीं कहीं तालीम, कहीं मल्टीपल चीजें, वो पैसे लेके यूटिलाइज कहीं और कर रहे थे। उनका असल पर्पस तो फिर खत्म हो गया ना। आप एक काम से आए हो, वो काम कर नहीं रहे, दूसरा कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने उन एनजीओ को फुली बैंड कर दिया। एक तो ये रीजन थी, दूसरी वो जो हम कहते हैं ना कि वो फंड किसी और मकसद के लिए यूज हो रहा था, रिलेटेड टू टेररिज्म हो या कुछ भी, आपके अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, आपके अपने मुल्क के खिलाफ। तो ऐसी चीजों पर फिर बैन लगाया गया। आपका जो सवाल था ना, फिर वो बंद हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं होते हैं, लोग देते हैं चीजें, लेकिन वो खैराती उसमें नहीं आते फिर। यू आपने जिसके मिसाल दी थी ना दम दुरूद, वो यूके में तो नहीं है ना, समझ गए ना? नहीं नहीं, अच्छा है, आपका सवाल बिल्कुल सही था, यू आर राइट, राइट। क्लियर अबू बकर? नेक्स्ट करें ये साथ सब्सटेंशियल रेसिपेंट्स। डिजास्टर। फ्लड्स। अफेक्टेड कम्युनिटी। सिग्निफिकेंट बेनिफिट से मुराद ब्रॉड रेंज में, जो हम पहले भी पढ़ा था। मतलब कि आपकी जो चैरिटी है या आप जो लोगों की मदद करना चाह रहे हैं ना, वो एक बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक गांव देहात में एक वाटर पंप लगा दिया, पूरा गांव में वो पानी पीता था पहले, वो जो जमीन का होता था, उससे बीमारियां फैलती थी। तो एक एनजीओ आई, उसने गांव के बीच में एक सिस्टम लगाया पानी का। पानी जमीन से निकलता है, उसको वो बाद में वो करते हैं, क्लोरीन वगैरह डाल के उसके अंदर चीजें करके आपको फिल्टर करके आपके पूरे गांव को कहते हैं यहाँ से आओ पानी ले जाओ। अब पूरे गांव का फायदा हो गया ना, एक छोटे से पंप की वजह से, छोटे से पानी की वजह से। तो मतलब ये जो है ना, जहां से पूरा गांव, देयर आर सो मेनी पीपल, वो उस चीज से फायदा उठाएं।
हॉस्पिटल बड़ी हो गई, बड़ी स्कूल हो गई, कम्युनिटी सेंटर हो गया, तो वो जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वहां से आपकी आवाम सब लोग बेनिफिट हासिल कर सकें। अब एक उधर हॉस्पिटल है मुल्तान में, जो गवर्नमेंट का फुल, जहाँ से इलाज फ्री होता है, नाम क्या है उसका, फुल फुल फ्री एक इलाज होता है, फुल शेख जैद हॉस्पिटल है, रहमिया, वो फुल गवर्नमेंट का है ना, वो फुली है ना। अब जी, हाँ मेडिसिन भी साथ देते हैं। अब मैं चले, यहाँ हम बात कर रहे हैं चैरिटी की। अब गवर्नमेंट का वैसे काम होता है कि पब्लिक की फलाह करना। अब गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया, रहमियार खान एक इलाका है, जिला है बड़ा, उसके अंदर शेख जैद के नाम से बड़ा हॉस्पिटल है, आई थिंक सो 100+ बेड का हॉस्पिटल है। तो वहां से जो सिंध से आए, केपी से, बलूचिस्तान से, कहाँ से भी लोग आए ना, उनका इलाज बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर करते हैं, ठीक है ना, खाना देते हैं, मेडिसिन देते हैं, A to Z। अब हिसाब लगाए, वो हॉस्पिटल हर बंदे का इलाज कर रही है। ये नहीं कह रही कि जो रहमियार खान के अंदर रहेगा उनका करेंगे, नहीं, चाहे मैं भी जाऊं ना, अभी उधर जाते हूँ, इलाज कराता हूँ, मेरा भी होगा। नहीं, सब हॉस्पिटल्स में इस तरह होती है फैसिलिटी, उसमें कुछ ज्यादा है, क्योंकि मैंने एक एक्सपीरियंस के रिलेट इस वजह से मुझे वो नहीं। देखें, उसकी एक वजह बताता हूँ। शौकत खानम बेसिकली चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में ही आता है। उसमें उन्होंने कहा है, अगर एक बंदा अमीर बंदा है, करोड़पति बंदा है, उनके घर में किसी को कैंसर होता है, वो अफोर्ड कर सकता है ना इलाज, तो जब आप आओ ना, आप जितने भी दे सकते हो, 50%, 60, 40% आप कंट्रीब्यूट करें। आपके पैसे आपके ऊपर तो लगेंगे, लेकिन वो पैसे किसी गरीब के ऊपर भी लगे। जो लोग बाकी जो बेलो द लाइन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एसी हॉस्पिटल्स में जहाँ एसी हो, खाना मिल रहा हो, मेडिसिन दे रहे हो, प्रॉपर आपका फुल केयर, जहाँ अमीर का हो रहा है वहां गरीब का हो रहा है, फर्क तो कुछ ना आया ना फिर। तो उन्होंने एक कंडीशन दी, ये एक उनके उसके अंदर बेसिक फाउंडेशन में, कि जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, उनसे आप जरूर पैसे लो, या तो वो अपनी मर्जी से दें, ठीक है ना। अब मेरे एक, जी हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे वो लेते हैं, आपकी पूरी चेक करते हैं। अब मेरा एक दोस्त है, कुलीग है, वो उनकी वालदा को वो था, अल्लाह उनको अभी माशाल्लाह वो सेहतयाबी हो गई, और सेहतयाब दे। वो उनको जब वो गए थे ना, आई थिंक सो कराची गए थे वो, यहाँ से इस्लामाबाद से, तो उनका बड़ा अच्छा इलाज हुआ। तो उन्होंने 40 और 60% पे किया था ऑफ द होल अमाउंट। मतलब अगर 10 लाख रुपए खर्चा आया है, तो उन्होंने 6 लाख या 7 लाख रुपए उन्होंने खुद दिए। समझ रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे, अच्छी फैमिली थी। तो कहने से मुराद ये डिपेंड करता है, ये एक अलग मीनिंग में आता है, मीनिंग में आती है। अब यहाँ जो हम बात पढ़ रहे हैं ना, पब्लिक बेनिफिट से मुराद ये था, दो चीजें। एक तो आप छोटे लेवल पे किसी को खाना दे दिया सुबह शाम का, किसी को इलाज छोटा मोटा कोई डिस्पेंसरी बना दी, वो कर दिया, ये भी तो चैरिटी में आती है। कुछ ऐसे ही आप काम करो, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे इदारे होते हैं जो बड़ी लेवल पे लोगों की खिदमत करते हैं। ईदी, ठीक है ना, दारुल अमान, ठीक है, इस तरह इदारे जो होते हैं, वो आप बड़े लेवल पे लोगों की खिदमत करें, आवाम की खिदमत करें, तो वो उसमें आते हैं। Two aspects of our life. These aspects are determined whether the charity actually provided and it is not as a private charity to be set up a group of the actual work it does not provide a children. A charity that means to elevator for पावर्टी, center and homeless individuals to benefit the benefit aspects. The direct provision of a service like food and shelter. कॉन्स्टिट्यूट। अच्छा, अब वो कहता है कि पब्लिक बेनिफिट जो है ना, पब्लिक बेनिफिट, उसके 2 एस्पेक्ट हैं, उसको देखने के 2 जाविये हैं, उसको उसकी 2 मायना हैं पब्लिक बेनिफिट की। मैं वन बाय वन समझाता हूँ। दिस एस्पेक्ट examines whether the charity's activity actually provide a benefit. It is not enough for a charity to be set up for the good cause. The actual work it does must provide a clear benefit. कहता है कि सपोज करें ईदी, ईदी को हम लेते हैं,
हम हैं पढ़ यूके की थ्योरी रहे, पाकिस्तानी एग्जाम्पल इस वजह से दे रहा हूँ जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ईदी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यार बेघरों को घर दिए जाएं। सपोज करें जो लोग जिनके पास रहने को कुछ नहीं वो आए ईदी होम्स में रहें, एक चीज। फिर ईदी बच्चों के लिए कि भाई जो बच्चे यतीम हैं जिनको माँ बाप कहते हैं हम नहीं अफोर्ड कर सकते, फेंक देते हैं रस्तों में, रोडों पे, कहीं भी, तो उनको ईदी उठा के क्या करता है, उन बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग, ग्रूमिंग करता है। तीसरी चीज सर्द खाने, जो मुर्दा जो खाना होता है ना, लोगों की लाशें पड़ी होती थी, पता कराची के अंदर ना, पता नहीं होता था इनका कौन वारिस है कौन है, तो उनको वो उठा के प्रॉपर प्रिजर्व करते थे कि जब तक उनके असल वारसान ना आए। अब ये मैं 3 मैंने बताए मीनिंग। चौथा एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस सर्विस से मुराद ये था कि भाई जहां भी कराची के अंदर कोई मरीज, किसी बीमार है, किसी गोली लगती है, उसने हॉस्पिटल पहुंचना है, तो एम्बुलेंस आपको फौरन क्विकली फर्स्ट एड देगी, साथ में आपको हॉस्पिटल पहुंचाएगी। ये उनका असल मकसद था, ठीक है ना। तो वो कहता है आपका जो है ना गुड काज के साथ एक मस्ट प्रोवाइड ए क्लियर बेनिफिट, पता चले कि यार कौन सा बेनिफिट वो प्रोवाइड कर रही है। गुड काज तो होता ही होता है, गुड काज से क्या होता है, आपकी पावर्टी खत्म होती है। अब पावर्टी से मुराद कैसे, अगर ईदी जैसे पाकिस्तान पूरे में आप 50 चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनाए, 50, एक कराची, एक लाहौर, एक पेशावर, फैसलाबाद, हर जगह, हर शहर में, हर इंटीरियर में एक इदारा ईदी जैसा जो डेली ऐसे करता हो, लोगों को सीलानी, इस्लामाबाद में हो, कराची में, हर जगह। कोई रात को बंदा भूखा मरेगा? नहीं मरेगा ना। तो भूख तब होती है जब कहते हैं गुर्बत है आपके मुल्क में, वो पावर्टी आ गई। अब उस पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए यू हैव देयर आर सो मेनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो आपकी उस पावर्टी को रिड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेट उनका गुड काज ये आ जाता है कि वो क्या होता है, एम्स टू एलिवेट पावर्टी। एलिवेट से मुराद उसको रिड्यूस करना, खत्म करना पावर्टी को, बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर टू होमलेस इंडिविजुअल, डेमोन्स्ट्रेट द बेनिफिट एस्पेक्ट, the direct provision of essential service like food and shelter। आप जब इस तरह की चीजें लोगों को प्रोवाइड करते हो, खाना, घर, तो आपके मुल्क में, आपके शहर में पावर्टी खत्म हो जाती है। यहाँ मैं एक छोटी आपको मिसाल देता हूँ इस्लाम की। इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जक़ात का। जक़ात का बार बार कुरान के अंदर है जक़ात। एक होता है ना खैरात, सदका, वो एक अलग चीज है। जक़ात आपके ऊपर क्या है, जक़ात फर्ज है। क्यों फर्ज की गई है? जो जितना दे सकता है वो दे ही दे, लेकिन एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक अमाउंट उस पर वो है ही है, फर्ज है, आपने देनी देनी। वो इस वजह से भाई आपके, अब मिसाल लेता हूँ, एक सोसाइटी लेते हैं, केस की सोसाइटी। उस केस की सोसाइटी में 10 घर हैं। उन 10 घरों में एक बंदा अरबपति है, दूसरा बंदा करोड़पति है, ठीक है ना। बाकी 6 लोग जो लखपति हैं, लाखों में उनकी अमाउंट है। एक ऐसा घर है जो हजारों इतना कमाते हैं कि खाना भी उनका पूरा नहीं होता। अगर करोड़ वाला हजारों रुपए दे, अरब रुपए वाले लाखों रुपए दे, अगर ये सब लोग इस एक बंदे को अगर हजार हजार रुपए भी दें, लाख लाख रुपए भी दें, उस बंदे का क्या सिस्टम, पहिया अच्छा चल पड़ेगा। एक बंदा आके लाख रुपए देता है कि ये मैं अल्लाह के नाम पे आपको ज़कात देता हूँ, सदका देता हूँ, खैरात देता हूँ, आपको दी। दूसरा बंदा भी आपको देता है, उस बंदे की एक अच्छी अमाउंट आ गई। अब कॉज क्या था, गुड कॉज था। उस बंदे का अल्लाह के साथ वास्ता था, उसने अल्लाह का फर्ज पूरा किया है, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। तो मैं कभी भी उसका वो नहीं हुआ कि यार मुझे अल्लाह ने चीज प्रोवाइड की। तो मैं उस पावर्टी वाली लाइन से निकल आता हूँ, हजारों वाली चीज से मैं लाखों वाली में आ जाऊंगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा उन पैसों से, कोई इस तरह का अच्छी कोई चीज करूंगा ताकि मेरा एक पहिया अच्छा चल पड़े। ये है गुड कॉज, जस्ट टू रिड्यूस द पावर्टी इन योर सोसाइटी। समझ रहे हैं अली कि इस्लाम के अंदर ये एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये अभी का दौर है जिसमें हम लोग गरीब हुए हुए हैं चीजें। आप आज से ओटमन एम्पायर से लेके प्रीवियस उस्मान अलैहिस्सलाम के, उस्मान के दौर तक जाएं, चारों खुलफा के दौर तक जाएं, लोग जक़ात नहीं देते थे। आपके वो कहते थे आपने देनी देनी, ना तो दें, क्यों नहीं दे रहा वो बंदा जक़ात उसको। और उस टाइम में गुर्बत नहीं थी ना, तो उनको वो बैलेंस कर देते थे, लोग खत्म हो जाती।
उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। आजकल के दौर में एक तो ज़कात का सिस्टम हमारे मुल्क में बीइंग ए मुस्लिम है, इंग्लैंड के अंदर जो है ना चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं कि यार इंग्लैंड के अंदर जो गरीब रहते हैं, जो मिस्कीन रहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं कि भाई एक एस्पेक्ट ये आता है, समझ रहे हैं ना, एक मीनिंग ये आती है। कोई क्यूरी यार? मुबीन क्लियर है आप? मुझे लगता है आपको नींद आ रही है। हम्म। अच्छा, ये मोहन खान पढ़े। पब्लिक एक था बेनिफिट पहले वाला, जिसमें आप लोगों को खाना दें, शेल्टर प्रोवाइड करें। इंडिविजुअल को भी वो होता है, देखें अगर मैं कहता हूँ, मैं घर से निकला, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने कहा यार आज मैं ज़कात करता हूँ 10,000 रुपये, 10,000 रुपये के मैंने फूड लिया सेवर से, मैं जाऊंगा रास्ते में मुझे जो नजर आएंगे ना, कहीं कोई ब्लू एरिया में, कोई F8 में, कोई F7 में, कोई एक्सप्रेस वे पे, मैंने उनको खाना देता गया, जो मजदूर वाले जो लोग लगे। अब मैंने ये इंडिविजुअल लोगों की हेल्प की है, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं जहाँ रहता हूँ, सपोज करें मैं रहता हूँ, सपोज करें मिसाल लेते हैं केस के अंदर, इधर जो इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं, इधर मैं एक डिस्पेंसरी खोलता हूँ, मेडिकल छोटा सा स्टाफ लगाता हूँ, तो वही लोग आएंगे, मुस्तफीद होंगे। ये है इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप को आप टच करते हो, छोटे लेवल पे छोटे लोगों को फायदा देना। पब्लिक एस्पेक्ट में या जो हम पहले पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंट वाले या ब्रॉड रेंज में, इसमें आप एक ऐसी चीज बनाते हो जिस तरह जहां से हर बंदा मुस्तफीद होता है, हर बंदा फायदा लेता है। कोई ऐसी इदारा अब निमल यूनिवर्सिटी, निमल की तो नहीं लेते एग्जाम्पल हम, जैसी ऐसी यूनिवर्सिटी की लेते हैं जो फुली फ्री हो, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर, या ऐसा कॉलेज जो फुली फ्री हो, फंडेड हो, आपको फ्री एजुकेशन देता हो, हॉस्पिटल ऐसा हो जो फुली आपको मेडिकल प्रोवाइड करता हो, तो बड़े लेवल पे जो आपको प्रोवाइड करे बेनिफिट, उसको पब्लिक एस्पेक्ट में कहते हैं। तो दो एस्पेक्ट आ गए बेनिफिट के, कहता है कि किसी भी इंसान को दो तरह से आप फायदा दे सकते हो। एक इंडिविजुअली दो, मैं अबू बकर के पास जाता हूँ कि यार ये आपकी, मैं आई वांट टू डू सम हेल्प, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं सबकी करूँ, तो मैं एक ऐसी इदारा, एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा वहां से हर बंदा मुस्तफीद हो सके। होप सो क्लियर हो गई होंगी चीजें, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं बिल्कुल? मुबीन, जाहिद, ठीक है। अच्छा, अब है ओवरव्यू ऑफ द चैरिटी कमीशन। इसकी प्रीवियस स्लाइड एक मिनट खोलना, बैक स्लाइड। हाँ, पहले हमने क्या पढ़ा था कि पब्लिक बेनिफिट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग पढ़ी। उसके बाद उसके 2 से 3 जो एस्पेक्ट है या जिसकी आप टाइप्स कह लें, इस तरह के पब्लिक बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू द पब्लिक, ठीक है ना, बाय द चैरिटेबल डेफिनेशन से, चैरिटेबल एक्ट की डेफिनेशन से, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन से हम जब देखते हैं। उसके बाद ये मुकम्मल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे ओवरव्यू ऑफ द चैरिटी कमीशन। किसी भी इदारे को चलाने के लिए आपको पता है कि रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो उसको चलाती है। जिस तरह लॉयर्स को कौन चलाता है? बार चलाती है, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल, कि वो रेगुलेट करती हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस, उनके कॉन्डक्ट को A to Z। इस तरह हमारे पास चैरिटी को जब हम देखते हैं, चैरिटी को जब पढ़ रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कौन रेगुलेट करेगा? वो एक कमीशन है जिसको हम बोलते हैं चैरिटी कमीशन, चैरिटी कमीशन। मुबीन, ये प्लीज रीड करें।
It's very, it may show that charity operate properly properly, comply, yeah, legal requirements and serve the public and yes, नीचे बढ़ कि the function of charity mission. अच्छा, अब वो कहता है, उसने पहली बात की है, ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब रेगुलेटरी बॉडी का बात आती है, कमीशन की बात आती है, उसका मतलब है वो जो इदारा है ना चैरिटी का, पूरे इंग्लैंड के अंदर जो चैरिटी कैसे बनेगी, उनको रेगुलेट कौन करेगा, देखेगा कौन, उसको, उसका मतलब ये है, उसको कौन देखती है, चैरिटी कमीशन देखती है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, मीन्स कि उसको चलाती है, उसको देखती है, उनकी किन चीजों को डील करती है, उनकी चैरिटी ऑपरेट्स कैसे करती है प्रॉपरली, उसको, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। सपोज करें अबू बकर इंग्लैंड में है, अबू बकर वेल्दी बंदा है, अबू बकर चाहता है कि मैं इंग्लैंड के अंदर बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं, प्राइमरी तक मैं प्रॉपर फंड करूं अपने उस इदारे को। अब अबू बकर ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोलना तो चाहता है, लेकिन ही हैज टू फॉलो सम इंस्ट्रक्शन गिवन बाय दैट कमीशन और रेगुलेटरी बॉडी। वो क्या है, फर्स्टली हम पढ़ेंगे, अभी ये नीचे हैं, सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री, कहते हैं ना, आपने अपने आप को इदारे में, उस कमीशन में, उस रेगुलेटरी बॉडी में यू हैव टू एंटर योरसेल्फ। सपोज करें अगर आप बार का मेंबर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले यू शुड हैव द डिग्री, आफ्टर दैट यू शुड हैव द गेट और लेट का एग्जाम, यो आपने क्लियर किया हो। उसके बाद सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर आप बार के पास जाते हैं, उनका फॉर्म फिल करते हैं, कुछ फीस देते हैं और अपने आप को एनरोल्ड करते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, किसमें, बार में। देन यू विल बी ऑफिशियल मेंबर ऑफ दैट बार, यू कैन सर्व, यू कैन ऑपरेट, यू कैन, वो जितनी भी जो चीजें होती है ना वकालत वाली, वो आप कर सकते हैं, बिकॉज योर रेगुलेटरी बॉडी इज योर बार। सो इंग्लैंड के अंदर कोई भी बंदा अगर चैरिटी खोलना चाहता है, बनाना चाहता है, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है। किसने दिया है, चैरिटी कमीशन ने। पहला जो मैकेनिज्म है, जो पहला जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट इज दैट अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ द चैरिटी। Registration, example, when a new charity is established, it must register with the charity commission to gain official status. This process involves providing details about its purposes, activities, and how it will benefit the public. कहता है कि इंग्लैंड के अंदर अगर कोई भी बंदा एक चैरिटी बनाना चाहता है, चैरिटी स्टेब्लिश करना चाहता है, सो ही या शी हैज टू फॉलो द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सपोज करें उसने एक ऑफिशियल स्टेटस लेना है, जैसे रजिस्टर्ड करोगे यू विल गेट द ऑफिशियल स्टेटस फ्रॉम दैट कमीशन दैट नाउ यू आर द, आप उस बार के, उस डोमेन के, उस रेड जोन के अंदर आते हैं, जो चैरिटी वाली उस चीज के अंदर आते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के फायदे या नुकसान क्या हैं। सपोज करें पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी एनजीओ, मैं बीइंग एक बंदा या अबू बकर एक गुजरात के अंदर एक इदारा खोलता है, कहता है मैं क्या करूँगा, मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, लोगों से पैसे लेता है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, बच्चों को, गरीबों को मुफ्त में तालीम दे रहा हूँ, अमीर गरीब सब बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं, लोग इनको पैसा देना शुरू करेंगे। अब अगर अबू बकर उन पैसों से या तो अपना बिजनेस खोले, सपोज करें, या उन बच्चों को इलीगली ट्रेंड करे किसी और मकसद के लिए, फॉर द टेररिज्म, फॉर एनी अदर एक्टिविटी, ठीक है ना। अब वो अबू बकर को तो चले फायदा हो रहा है हर एस्पेक्ट में, नुकसान उस मुआशरे का हो रहा है, उन बच्चों के फ्यूचर के साथ हो रहा है, और उन फाइनेंस और मनी का हो रहा है जो लोग आपको दे रहे हैं, आप कहीं और यूज कर रहे हैं। अब ऐसे जगह पे गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस चीजें वो होती नहीं है ना। अपने आपको FIA नेब ले जाएंगे, यू आप पकड़े जाएंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड इदारा होता है ना, वो गवर्नमेंट को बताता है मेरा फंड कौन मुझे दे रहा है, मेरे डोनर कितने हैं, मेरे एम्प्लॉय कितने हैं, आपने साल का ऑडिट करके देना है, इस साल इतना आया, इस साल इतना लगा, इतना बचा है, वो कैसे यूज हो रहा है, किस तरह हो रहा है।
यू आर फुली, वो कहते हैं, अकाउंटेबल बिफोर द गवर्नमेंट, बिफोर दोज इंस्टीट्यूट्स। ठीक है ना? तो आपको गवर्नमेंट उस चीज में, फिर आपको अगर सही है, आप सही जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको उल्टा वो करती है कि आप लोगों को चंदा लें, आप उल्टा हमारे हमारे लिए बेनिफिट कर रहे हैं। जिस तरह ईदी निकलता है रोडों पे, लोग कराची के मेमन कम्युनिटी, कराची के ताजिर कम्युनिटी गोल्ड देती है, लाखों करोड़ों रुपए उसके उसमें देती है। आप कभी वीडियोस तो खोल के देखें उनकी, वो हो जेडीसी हो या छिपा हो, ये लोगों को लोग अन्य वहां पैसा देते हैं। द रीजन इज द ट्रस्ट हो चुका है, और पैसा सही रेगुलराइज होता है। गवर्नमेंट भी देखती है अरबों रुपए एक बंदे के पास आते हैं जाते की तरह, वो सही यूटिलाइज कर रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बुलेंस सर्विस ऑफ द एशिया, 2600 से अभी नियर टू 4000 है, एट ए टाइम आपके पूरे कंट्री में रन कर रहे जार की तरह। तो देखें ये एक सिस्टम होता है। तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। सो इंग्लैंड में पहला क्या प्रोसेस है, you have to register your NGOs, your charitable institute with the commission, with that commission. इसके बाद आता है रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। अबू बकर का काम था रजिस्टर्ड करना इदारे को, वो गया कमीशन के पास कि मैं एक एनजीओ, आई मीन कि मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, फुली फंडेड, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा विद ईच एंड एवरी एक्सेसरीज, या जो आपकी वो एक जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा बच्चों को। इंग्लैंड की उस चैरिटी कमीशन ने आपको एक स्टेटस दे दिया, नाउ यू आर ऑफिशियल रजिस्टर्ड चैरिटी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड काम स्टार्ट होता है, रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। Christian charities to ensure that they are compliant with laws and if a charity is found to be dispensing funds but not fulfilling its charity purpose, the commission can raise देखें जैसे आपको स्टेटस देने के बाद, आपको आपके इदारे को रजिस्टर्ड करने के बाद कमीशन की आप जिम्मेदारी आ जाती है। कमीशन आपके ऊपर ओवरसाइट करती है, चेक एंड बैलेंस रखती है कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उनके नाम प्रोवाइड करें, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो वो हमें बताएं, पूरी रिपोर्ट दें मंथली एनुअली, आप लॉ के तहत चल रहे हो कि नहीं चल रहे, आप कहीं इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे ना। अगर आप कर रहे हो, सपोज करें वो एक रजिस्टर्ड इदारा को जिस तरह की इलीगल चीज करेगा, सो दैट कमीशन हैज द अथॉरिटी टू रिमूव योर स्टेटस। सपोज करें एक वकील, मैं अगर बार काउंसिल की बात करूं, मैं बीइंग द ऑफिशियल मेंबर ऑफ इस्लामाबाद बार काउंसिल, मैं ऐसी कोई घिनौनी हरकत करूंगा, ऐसा इलीगल एक्ट करूंगा, सपोज करें मैं डॉक्टरों से जाकर लड़ूं या कहीं भी कुछ भी करता हूं, अगर मैं वाकई में गलत हूं तो बार काउंसिल मेरा लाइसेंस मुअत्तल कर सकती है। जब मुअत्तल करेगी तो मतलब मैं वकालत नहीं कर सकता, मैं प्लीड नहीं कर सकता, मेरी मतलब कि वो डिग्निटी पे वो चीज आ गई है। समझ रहे हैं ना आप? डॉक्टर है, अगर अपनी लापरवाही की वजह से किसी मरीज का ऑपरेशन गलत करता है, तो उसका डॉक्टर का भी लाइसेंस होता है, जो आपकी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल पीएमसी जिसको होती है ना, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देती है। तो देखें ये होती है रेगुलेटरी बॉडीज, आपको फिर खौफ होता है। बीइंग लॉयर मुझे होता है कि यार मैं कहीं मेरे से कोई ऐसा एक्ट चीज ना हो जिससे मेरी बार काउंसिल को, मेरी फर्टेनिटी को कोई वो चीज उठानी पड़े। भाई आप लोगों ने देसी ही बंद की हुई है, वो तो नीचे करो, मोहम्मद खान थोड़ा नीचे कर दे यार। हम्म, हाँ नीचे करें ताकि थोड़ा वो तो हो ना। नहीं नहीं, पखा ना चलें, एसी। तो आपको समझ में आ गई कि रेगुलेशन करती है वो कमीशन, आपको पहले रजिस्टर्ड करती है, रजिस्टर्ड करने के बाद आपको रेगुलराइज करती है, चेक एंड बैलेंस रखती है, ओवरसाइट करती है, देखती है कि आप सही जा रहे हो नहीं जा रहे, आपसे चीजें मांगती है, प्रोसेस करवाती है। ये आपका दूसरा स्टेप था। रजिस्टर्ड करने के बाद यू हैव द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड रेगुलेशन और चेक एंड बैलेंस ऑन दैट पर्टिकुलर चैरिटी। अब होगा guidance for that committee provide advice and solutions to help charities understand their new obligation, which includes
guidance on how to meet the public benefit requirement, manage finances and pay transparency. अच्छा, ये आता है तीसरा एक स्टेप, गाइडेंस एंड सपोर्ट। कमीशन आपको गाइडलाइन देती है कि यार पब्लिक बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है। अबू बकर कहता है कि सर मैं आपको मिसाल लेकर सिनेरियो देता हूँ। अबू बकर इंग्लैंड के अंदर एक जो स्कूल खोल रहा है ना, अबू बकर का पर्पस था गरीब या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देना। अगर वहां अबू बकर अफोर्डेबल बच्चों को, अमीर बच्चों को, एलीट क्लास बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दे रहा है, पर्पस तो खत्म हो गया ना। तो चैरिटी कमीशन है ना, आपको गाइड देती है कि यार पब्लिक बेनिफिट से मुराद ये है आपने ये काम करना है, आपने इन बच्चों को बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार आपने उन क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करना है, पब्लिक बेनिफिट वाले रिक्वायरमेंट्स को, उसके मैनेज किस तरह करना है, फाइनेंसेस को ऑपरेट किस तरह करना है ट्रांसपेरेंटली। ओवरऑल गाइडलाइन देती है, आपको सपोर्ट करती है वो कमीशन, यार आपने इस तरीके से चलना है। वो अपने एक लीगल रिक्वायरमेंट्स बताती है कमीशन आपको। क्लियर? जायद नेक्स्ट पढ़ें ये साथ। Investigation and enforcement. But like there are about the area to be such as misuse of funds or cyber loss of bread and the public interest and with and also like that there be many cases and इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट दोनों से अलग मतलब है। इन्वेस्टिगेशन से मुराद ये है गवर्नमेंट को या उस चैरिटी कमीशन को पता चलता है जो अबू बकर ने स्कूल खोली है ना, जहां से फंड ले रहा है ना, वो बच्चों के ऊपर नहीं लगा रहा। वो कहाँ लगा रहा है? उसने अपना कोई बिजनेस खोल दिया है, एक चीज हो सकती है, या वो अमीर बच्चों को पढ़ा रहा है, मिस यूज हो रहे हैं, या वो पैसे हैं ना उस स्कूल में कोई है ही नहीं, चैरिटी बनी है, पैसे लेता है, डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। अब ये चीजें अगर हो तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी वो इदारा। इदारा इन्वेस्टिगेशन करके इदारे को अगर लगता है यस सही हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो आपके इदारे को सील कर सकती है, बंद कर सकती है उस चैरिटी कमीशन, आपके चैरिटी इंस्टीट्यूट को, कुछ भी। दूसरी एनफोर्समेंट से मुराद ये एक्शन ले सकती है। सपोज करें पुलिस इज एनफोर्समेंट एजेंसी, FIA is the enforcement agency. इनके थ्रू they can take the action, like it can also take enforcement action to protect the charities, beneficiaries and the public. बच्चे हैं अगर उधर इलीगल काम अबू बकर करवा रहा है, ठीक है ना, या स्कूल इलीगल काम करवा रही है, तो enforcement mean the police will come with that commission to protect those beneficiaries. होप सो क्लियर होंगी आपकी चीजें। जी अबू बकर, समझ में आ रही है चीजें साहब? ना मोहम्मद खान, पहले पहले कौन सा चीज आती है? सेकंड मुबीन, सेकंड क्या आता है? नहीं नहीं, मुबीन बताएगा। रजिस्ट्रेशन आपने की, उसके बाद चेक एंड बैलेंस और ओवरसाइट, उसके बाद गाइडेंस, उसके बाद गाइडलाइन के बाद क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट बाय दैट कमीशन। वो चीज क्लियर होगी चीजें? आप जवाब दें, एक्टिवली दें, बताएं कि यस अब जिंदा कौन है। उसके बाद आती है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंश्योरिंग पब्लिक बेनिफिट। कमीशन है ना, वो जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसने यकीन दहानी करवानी है कि जो आपका पर्पस है ना वो सही होना चाहिए, गलत ना हो। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंश्योरिंग पब्लिक बेनिफिशरीज या पब्लिक बेनिफिट, तो भाई जो आपका अल्टीमेट गोल था वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंश्योर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये आती है चैरिटी कमीशन के ऊपर। कौन सी? द चैरिटी कमीशन हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग श्योर charities adhere to the public benefit requirement. Here is how it carries out these responsibilities. Basically
ये कमीशन है ना, इसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चेक एंड बैलेंस, वो तो हमने चीजें पढ़ी पढ़ी। कहता है कि यार अबू बकर ने जो इदारा खोला है ना, अबू बकर ने अपनी चीजें पब्लिक बेनिफिट के लिए ही यूज करनी है। अगर वो कर रहा है नहीं कर रहा तो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस इदारे की, अब हम वो पढ़ेंगे। हेडर कर रहा है कि नहीं, अबू बकर कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। राइट। Defining that the charity commission provides clear definition and explanation of what constitutes of the plan. They include setting of the guidelines on what charities need to do to show they are managing the power in the tangible and absolute states. The patient guidance explaining that the charity must demonstrate how its work addresses and keep data community. For instance, charity focusing on mental health, sport must show how it's alive, how it serves improve mental well-being. समझ में आई है किसी को बात? किसी को बात समझ में आई है? पिछली चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो मुझे स्लाइड बताएगा समझाएगा, मैं कहूँगा कि यार आपको चीजें पिछली समझ में आ रही है। रीड करें 2 दफा। अली एहसन, आप मैंने मोहम्मद खान जी। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों में से, तीनों में से बताए गए, पढ़ें 2 दफा 3 दफा पढ़ें, एक्सप्लेन करें, समझ में आई है कि नहीं आई। क्या लिखा है ये? डिफाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग पब्लिक बेनिफिट। चैरिटी कमीशन है ना, उस अबू बकर को कमीशन, उस बंदे को जो चैरिटी खोलना चाह रहा है या खोल चुका है, उसको वो बताती है, क्लियर डेफिनेशन देती है किस चीज की, कि पब्लिक बेनिफिट होता क्या है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या अमीर बच्चे पब्लिक बेनिफिट में आते हैं कि नहीं आते, एक चीज। दूसरा चीज, उनमें अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा, क्या वाकई में वो पब्लिक बेनिफिट है, वाकई में गरीब बच्चे हैं तो आपने गरीबों के लिए स्कूल खोला है, उसमें अगर कोई अमीर बच्चे होंगे तो ये तो फिर पर्पज ना रहा ना। तो वो आपको इंटरप्रेट करती है इस चीज को, पब्लिक बेनिफिट की डेफिनेशन को बताती है, समझाती है आपको। दिस इंक्लूड सेटिंग आउट गाइडलाइन on what charities need to do ensure they are benefiting the public in a tangible। कहता है आपको गाइडलाइन देती है वो कमीशन, रास्ता देती है कि आपने वाकई में पब्लिक बेनिफिट देना है, लेकिन वो कहता है कि वो बेनिफिट जो है ना उन लोगों को क्या टेंजेबल में या सिग्निफिकेंट वे से हासिल होना चाहिए। हमने इससे पढ़ा था स्मॉल, सपोज करें फूड प्रोवाइड करना, मेडिकल चीजें हो गई, या इससे बड़े लेवल पे कोई इदारा बनाना, किसी भी तरीके से, दोनों तरीकों में से अवाम, गरीब लोग, मिस्कीन, जिनके लिए आपका पर्पज है वो मुस्तफीद हो, वो फायदा उठाएं। नीचे एक मिसाल थी, द कमीशन गाइडेंस एक्सप्लेन दैट चैरिटी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट्स वर्क एड्रेस ए नीड विद इन द कम्युनिटी। वो आपको जब गाइडलाइन देती है ना कि आपकी कम्युनिटी, आपकी चैरिटी हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। तो उसने एक सपोज की कि अगर आपकी चैरिटी का काम है मेंटल हेल्थ पे काम करना, हॉस्पिटल है, इट शुड बी यार वो लोग कौन से होंगे, गरीब लोग, उनके वाकई मेंटल हेल्थ हो, वो वाले लोग इस चीज के अंदर आएंगे, उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉर द वेल बीइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ, कितने लोग होंगे, वो सारी चीजें। जो बंदा कोई चैरिटी खोलता है उसको
कमीशन एक गाइडलाइन देती है, रोड मैप देती है, आपने काम करना है इस तरीके से। अगर आपने पर्टिकुलर कोई काम करना है तो फिर आपने उसको एडहर करना है, उसको इंश्योर्ड कराना है कि यार यस, आप कहीं भी कहीं से किसी भी तरीके से यू विल गिव बेनिफिट टू देम, चाहे वो टेंजेबल हो और सिग्निफिकेंट। ये वो कौन सी स्लाइड है? ये पढ़ें आप। अच्छा, इसमें साथ ये कहता है जो अभी हमने जो चीज पढ़ी ना, रिव्यूइंग एंड चैरिटेबल पर्पस। अबू बकर जाता है उस कमीशन के पास कि मैं जो है ना ये खोलना चाहता हूँ एक इदारा। कौन सा इदारा? बच्चों का। चैरिटी मांगती है वो, कमीशन आपसे कहती है कि भाई आपके पास फंड कहाँ से है, पैसा कितना अभी पड़ा है, कहाँ से आया है, कौन सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, वो बच्चे कौन से होंगे, कि या आप ये वाकई में जो खोलना चाहते हैं सही है कि नहीं। आपके पास पूरा वो रोड मैप होना चाहिए। आप जाते हो, मैं अगर बार काउंसिल के पास अपना लाइसेंस लेने जाता हूँ तो मेरे पास मैट्रिक के, इंटर के, यूनिवर्सिटी तक सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। लेट का गेट का रिजल्ट मेरे पास होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अटेस्टेड बाय द इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। उसके बाद वो आपकी बॉडी देखती है कि यार वाकई में ये सब लोगों से सही होकर इधर आया है, अब मतलब बनता है मेरा काम करना। इसमें ये कहता है, सपोज करें आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक एनिमल वेलफेयर प्रोटेक्शन एक इदारा खोलता हूँ, जहां जहां भी ऊंट हो। रिसेंटली ऊंट वाला एक इशू हुआ था, आपको पता है ना, ऊंट का एक इशू हुआ जिस दिन। हाँ, अब उसको फिर एक रेस्क्यू किया था कराची के उसने। अबू बकर या जायद चाहता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक एनिमल प्रोटेक्शन एक वो खोलना चाहता हूँ, चैरिटी इंस्टीट्यूट, जहाँ जहाँ भी लोग आए अपने गांव गए, जो भी ये भैंसें वगैरह जो भी एनिमल्स के अंदर चीजें आती हैं वो लेकर आए, हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। उससे पहले आपने उस कमीशन को रोड मैप देना है, मेरी हॉस्पिटल इस तरह की होगी, वेटनरी डॉक्टर इतने होंगे, मेल स्टाफ इतना होगा, फिर आप कैसे कैसे उन एनिमल्स की प्रोटेक्शन करेंगे, शेल्टर होगा कि नहीं होगा, खाना होगा कि नहीं होगा, उनकी रिसोर्सेज क्या है। यू हैव टू प्रोवाइड द होल रोड मैप टू देम। वो उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद जाके आपको एक सबमिशन रजिस्ट्रेशन की वो देते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि मुंह उठा के आपको दे दी। तो ये एक रोड मैप को या आप कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को यू हैव टू फुलफिल इट। क्लियर है? समझ में आ रही है? या F-17 थंडर या J-17 थंडर है? मतलब आपके उस पर्पस को वो रिव्यू करती है जी। आखिरी स्लाइड ये पढ़ें, मोहम्मद खान आपने पढ़ी? ये पढ़ें, पढ़ें। कंप्लाइंस। The commission published detailed guidance on various aspects of safety of records, including how to public and its funds properly and correctly. For example, the guidance recommends high assessment on all activities of the report and showing data on the number of people that are services provided, share their pay or need the public. देखें, वो कहता है गाइडेंस एंड कंप्लाइंस, इससे दो मीनिंग्स हम समझते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। एक तो वो है ना, आपको एक प्रॉपर रोड मैप देती है वो कमीशन, आपको देती है कुछ फॉर्म्स देती है। उन फॉर्म्स में आपने भरना होता है कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड्स, वो हमें बताना है।
आपके पास लोग कितने हैं जो उसकी खिदमत करेंगे, उस इदारे की, उसके अंदर कितने लोग सर्व करेंगे, फिर आपका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा, बेनिफिट किन किन लोगों को देंगे, वो किस तरह देंगे, यू हैव टू प्रोवाइड दोज लिस्ट टू देम, वन थिंग। सेकेंडली, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, those documents might include a section on how charities should report their impact, like showing data, number of people, services। ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपकी कमीशन देती है, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने अंदर लिख के फिल करके आपने उनको वापस बताने होते हैं। इसका मतलब ये होता है, the commission publish detailed guidance on various aspects of charity operation, including how to prove public benefit, manage funds properly, conduct activities ethically। वो डॉक्यूमेंट्स में जब आप चीजें बताते हो ना, वहां से एक थोड़ा सा ऑडिट हो जाता है, तो फिर चीजें, फंड कहाँ से आया, कहाँ यूटिलाइज होगा, लोग कितने हैं, किस तरह खिदमत करेंगे, अल्टीमेट आपके पास बेनिफिशियरी जो है, बेनिफिट जिनको देंगे उनके लिए आपके पास फैसिलिटीज क्या क्या हैं, वो डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट। क्लियर है? एनी क्वेश्चन या कोई चीज क्यूरी? ये असल में ये हम पढ़ रहे हैं रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमीशन। पहले आता है कि अब तीन चीजें हैं, पब्लिक बेनिफिट, मतलब आप एक चैरिटी खोलना चाहते हैं, फिर जो पब्लिक बेनिफिट जो गेन करेगा, जो हासिल करेगा, वो लोग सही होने चाहिए, मुस्तहिक होने चाहिए, वन थिंग। सेकेंडली, जो बंदा खोल रहा है ना, उसका मतलब सही होना चाहिए, इंटेंशन ठीक हो, वो उसका फंड सही यूटिलाइज हो, इधर उधर कहीं और यूटिलाइज ना करे। तीसरा, फिर इनको जो रेगुलेटरी बॉडी दो, दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर बॉडी और कमीशन व्हिच इज इशूइंग द लाइसेंस, वो आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती हैं, उसकी कुछ सर्टन लाइबिलिटीज हैं, वो देख रहे होते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट करें स्लाइड, एक सेकेंड, वो नेक्स्ट करें, बस वो लास्ट है, वो टॉपिक खत्म हो रहा है उधर ऊपर। हाँ, ये अभी पढ़े, रेस्पॉन्डिंग, ये सही पढ़ रहे हैं आप, सही पढ़ रहे हैं, पढ़े पढ़े। कंप्लेंट, Charity commission handles compliance and ये कंप्लेन, नहीं सही पढ़ रहे हैं, पढ़े मुबीन। कंप्लेंट, कंप्लेंट से मुराद है कोई बंदा कंप्लेन करता है ना, शिकायत करता है, पढ़े, शाबाश शाबाश। कंप्लेंट and कंसर्न्स, concern for the public about how charities and are operate. If a charity सस्पेक्टेड, is suspected of not delivering public benefit, the commission इन्वेस्टिगेट्स, investigate and take appropriate appropriate action. Example, if a charity is reported for only as small small privileged privileged group represents the broader public, the charity commission might intervene intervene to address the issues and ensure that charity charity reliance relies with public benefit public benefit obligation. इंडिकेशन। अच्छा यार, रेस्पॉन्डिंग एंड कंसर्न कंप्लेंट से मुराद ये है, अबू बकर ने जो एक इदारा खोला रिलेटेड टू चैरिटी, साहब मुझे एज ए कमीशन आके कहता है कि सर, जो आपने अबू बकर को लाइसेंस दिया था ना कि आप चैरिटी का काम करें, वो चैरिटी का तो कर ही नहीं रहा, उस स्कूल में तो और बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उनसे फीसें लेता है, लोगों से फंड अलग लेता है, बच्चों से फीसें अलग लेता है। चैरिटी कहती है ऐसे कैसे? सो चैरिटी कैन टेक द एक्शन। हमने जो पिछली चीज पढ़ी थी ना, इन्वेस्टिगेशन, जब आपके उस इदारे के ऊपर कोई कंप्लेंट्स आएंगी, कोई भी क्यूरी आएगी, तो ये बाउंड है, इन्वेस्टिगेट करे, इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको मुअत्तल कर सकता है, फाइन लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो कर सकता है। अगर वो सस्पेक्टेड मीन्स कुछ कुछ शक होता है कि नॉट डिलीवरिंग पब्लिक बेनिफिट, तो कमीशन इन्वेस्टिगेट एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन।
फौरन लाजमी कोई ना कोई एक्शन लेते आप। क्लियर? यहां तक हमारा टॉपिक खत्म होता। अगला टॉपिक हम नमाज के बाद, पहले तक की चीजें क्लियर है ना कि पब्लिक बेनिफिट क्या होता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। अब मजीद उसको थोड़ा हम अगेन पढ़ेंगे कि उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। सपोज करें गाइडेंस क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड है, रजिस्ट्री, उसके बाद चेक एंड बैलेंस, ओवरसाइट, उनकी उनकी गाइडेंस को पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट को, इम्प्लीकेशंस को पढ़ेंगे भाई। The Charity Commission provides several key guidance documents that outline the rules and best practices charities must follow to ensure the operate effectively. कहता है कि जो कमीशन है ना, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है, कुछ गाइडलाइन देती है। जिस तरह आइन होता है, जिस तरह पॉलिसीज होती हैं, वो देता है कि आपने इन पॉलिसीज को फॉलो करना है। अबू बकर की जो हम मिसाल ले रहे थे ना कि अबू बकर अगर इंग्लैंड के अंदर एक स्कूल बनाना चाहता है, अबू बकर ठीक है उनको एक रोड मैप देगा कि मैं पब्लिक बेनिफिट, जो गरीब बच्चे हैं उन वही बच्चे इसमें पढ़ेंगे, ये 4-5 लोग हैं जो फंड करेंगे, ये इदारा फुल्ली उन गरीब बच्चों के लिए काम करेगा। अब इसके लिए जो रूल्स प्रोवाइड करेगी ना, वो कमीशन प्रोवाइड करेगी। कौन? चैरिटी कमीशन, जो हम जिसका पहले जिक्र कर रहे थे। in line with legal requirements including those related to public benefit। अब उसकी हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी वो गाइडलाइन हो सकती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, जो आपको वो कमीशन उस बंदे को प्रोवाइड करेगी जो बंदा इदारा खोल रहा है, चैरिटी का इदारा खोल रहा है। फिर उसने उनको फॉलो करना है, उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को। अब जिस तरह मैं मिसाल लेता हूँ, मैं जब इस्लामाबाद बार काउंसिल की मेंबरशिप लेने गया, उन्होंने मुझे एक साइन करवाया, एक जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं, अंडरटेकिंग बोलते हैं, कसमनामा। उसमें सारे कंडीशंस लिखी हुई थी। मैं नीचे मैंने साइन किया। मैंने साइन करने से जब पहले पढ़ा ना, उसमें चीजें लिखी हुई थी कि भाई आप कभी भी इस बार के खिलाफ कोई इस तरह की उनकी, एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, अलग बात है, कभी भी बार के खिलाफ आप नहीं बात करेंगे जो कि वाकई में एक नेगेटिव उसमें हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जी, नहीं ये नहीं, आप इस तरह इसकी मिसाल इस तरह ले लें, आप पाकिस्तान में हैं, ठीक है ना, आप इनकी इनके खिलाफ समझ रहे हैं ना, तो ये आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो वो अगर है ना, कि उसमें लिखा हुआ था कि आप कहीं भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, जो लॉ का, एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए लॉयर, कभी वायलेशन नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप कहीं हॉस्पिटल में जाएं, कहीं होटल में जाएं, अब उधर बदमाशी करें कि मैं वकील हूँ तो आप मुझे ये डिस्काउंट पे दें या आप मुझे मुफ्त में दें। नहीं, अगर आप करेंगे तो आप कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, इस आज के लॉ की वायलेशन करेंगे। फिर अथॉरिटी जो है ना, वो कमीशन, बार काउंसिल, वो रेगुलेटरी बॉडी, इट द हेड, वो कहते हैं ना कि उसकी एक बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उनके पास वो अथॉरिटी, जिसको मैं आम अल्फाज में कहूँ, वो होती है आपका लाइसेंस कैंसिल कर देती है विदाउट योर उसके कंसेंट, कर देती है। होता है, आपने देखा होगा अपने कुलीग्स में, दोस्तों में, कहीं ना कहीं सुना होगा कि यार उसके बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट में, आप कोर्ट में बैठे हैं, जज साहब कहते हैं कि जनाब आप मोबाइल बंद करें, आप कहते हैं मैं नहीं करता, एक दफा, दो दफा, तीसरी दफा ऑर्डर करेगा, बार काउंसिल रुकेगा, इस बंदे का मोबाइल यूज किया था जिसकी वजह से मैं इसका लाइसेंस सस्पेंड कर रहा हूँ अगले 6 महीने के लिए। बहुत सारे सीनियर वकला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपका जज किसी वो कोड ऑफ, जो कोर्ट होता है ना, कॉन्डक्ट ऑफ कोर्ट, उसकी वायलेशन करते हैं तो उसको वो सस्पेंड कर देते हैं, उसका लाइसेंस। देखें ये क्यों, द रीजन इज दैट यू हैव टू फॉलो दोज पॉलिसी। तो कमीशन आपको पॉलिसी प्रोवाइड करती है, उनको आपने फॉलो करना है। अब इसमें हम इसकी कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं, ये पढ़ें। Public benefits are essential. Corporate expression of concern for public benefit. It is a key requirement for all charities. It provides a detailed overview of what the schedule, public benefit and how charities can demonstrate it. Implication. For charities, charities must ensure their purposes and activities provide a tangible and significant benefit to the public.
they need to clearly show how their work helps meet public needs. अच्छा, अब पहला जो सपोज करें जो कमीशन आपको डॉक्यूमेंट्स दे रही है ना, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं द एसेंशियल गाइड, प्राइमरी गाइड। द ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, पब्लिक बेनिफिट का। अब वो कहता है उसका पर्पस ये है, वो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता है कि पब्लिक बेनिफिट की मायना क्या है। क्या पब्लिक बेनिफिट जो अबू बकर का स्कूल है उसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं या अमीर भी पढ़ सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं? इसकी डेफिनेशन बताती है नहीं, अमीर नहीं पढ़ सकते, वो ही पढ़ सकते हैं जो गरीब हैं, क्योंकि इसका मकसद अबू बकर के स्कूल का वो ये टू हेल्प दोज पीपल हु आर नीडी, ठीक है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन। तो एक तो आपकी उस पब्लिक बेनिफिट को डिफाइन करता है, चैरिटी को डिफाइन करता है, ये आपका पूरा पर्पस होता है। इम्प्लीकेशन से मुराद ये होता है, दो चीजों पे आपने फोकस करना है। एक तो ये आ गई क्लियरली शो हाउ देयर वर्क। इम्प्लीकेशन से मुराद ये अबू बकर के जो काम है ना, चैरिटीज अबू बकर की मस्ट इंश्योर दैट पर्पसेस एंड एक्टिविटीज प्रोवाइड ए टेंजेबल या जो भी है द नीड टू क्लियरली शो हाउ देयर वर्क हेल्प्स मीट पब्लिक नीड। अब देखें ये क्यों है, कहता है ये जो गाइड है ना, ये जब आप पर्पस बताते हो डिटेल, इम्प्लीकेशन से मुराद ये है अबू बकर के ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है, यार जो आपने स्कूल खोला है ना उसका एक क्लियर पर्पस बताएं अपने कमीशन को कि मैं कौन सी बच्चों की मदद करूंगा। मैं बच्चों की मदद करूंगा, बच्चे मेरे स्कूल में आएंगे, मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दूंगा। फिर जो स्टेशनरी, पेन पेंसिल बुक्स डेस्क यूनिफॉर्म, वो भी मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा। वो टेंजेबल आ गई ना, यू कैन टच इट। स्कूल इज द सिग्निफिकेंट, इज ब्रॉड वे में आती है कि भाई यहाँ से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, गरीब बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये चीजें आप क्या, दूसरा जो है ना, ये आपकी हेल्प करती है कौन सी चीज, क्लियरली शो हाउ देयर वर्क हेल्प्स, तो लोगों को किस तरह मदद कर रही है। टीचर मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, स्टेशनरी चीजें, यूनिफॉर्म बच्चों को मुफ्त में मिल रही हैं, सो ये उन बच्चों को अल्टीमेट हेल्प करे। सो दैट रोड में दैट एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड, जो कहते हैं ना कि मैप जो है ना, यू हैव टू प्रोवाइड दैम। तो ये उसकी इम्प्लीकेशन इसके अंदर आता है एक स्टार्ट के एसेंशियल गाइड में। सबसे पहले आपकी कमीशन आपको क्या प्रोवाइड करती है, एक बेसिक प्राइमरी डॉक्यूमेंट व्हिच इज कॉल्ड द एसेंशियल गाइड, ताकि आपने ये चीजें फॉलो करनी देखनी है। क्लियर है गाइड, पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रस्टी का पता है ना, हु इज द ट्रस्टी? मोहम्मद खान। हाँ, वो क्या करता है? हाँ, उसको फिर आगे फॉरवर्ड करता है। अगर अबू बकर ने जो स्कूल खोला था ना, अबू बकर को मैं या जाहिद, हम मेरे बड़े फंड डोनर हैं, अबू बकर को कहते हैं यू आर द ट्रस्टी, हम आपको पैसे देंगे, आपने उसकी मैनेजमेंट करनी, स्कूल को देखना करना। तो कहता है फॉर ट्रस्टी, ट्रस्टी के लिए ये है आपको एक तो अवेयर रहना है, अंडरस्टैंड करना है पब्लिक बेनिफिट रिक्वायरमेंट सारी। दे आर रेस्पॉन्सिबल, अबू बकर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग, यकीन दहानी कराने के लिए कि चैरिटी का जो काम है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक हो, अफेक्टिवली चल रहा हो, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो, हेर फेर ना हो। तो ट्रस्टी के ऊपर भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, कुछ लीगल ऑब्लिगेशन आती हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट फंड, दैट स्कूल, दैट होल पब्लिक बेनिफिट, वो किस तरह प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को। कोई क्यूरी तो नहीं है? वो तो प्लीज बताएं, सवाल करें। नेक्स्ट करना वो अगर। अच्छा, अब दूसरा आता है चैरिटेबल। अब जो दूसरी जो लाइन आती है, गाइडेंस फॉर चैरिटी ट्रस्टीज। अब ये एक दूसरा डॉक्यूमेंट जिसको कहें या एक गाइडलाइन कहें, गिवन बाय और प्रोवाइडेड बाय द कमीशन, किसको? उस इदारे को, उस बंदे को जो खोलना चाह रहा है। ये वो अगर पढ़े
अब क्या, अब वो कहता है चैरिटी के ना मल्टीपल मकसद है ना। चैरिटी एक ये आती है आप फूड प्रोवाइड करते हैं, एक ये आती है आप मेडिकल प्रोवाइड करते हैं। कुछ इस तरह की चैरिटीज होती हैं जो जो इससे हटके हैं, इससे हटके। इसकी कोई मिसाल दे सकता है कि वो इनमें फॉल ना करती हो? मल्टीपल टाइप्स ऑफ चैरिटीज हैं ना, इसमें फॉल ना करती हो। सपोज करें, नहीं वो डायरेक्टली उसमें, अब जब मैं मिसाल लेता हूँ। हम्म, नहीं वो एक अलग चैरिटी है ना। चैरिटी के मल्टी पर्पज हैं, मल्टी इकसाम है। एक मैं इदारा खोलता हूँ, सैलानी लोगों को खाना प्रोवाइड करती है, ईटी लोगों को एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है, छिपा एम्बुलेंस प्रो, शायद आफरीदी की फाउंडेशन एंड इमरान खान की फाउंडेशन मेडिकल आपकी क्योर करते हैं, इलाज करते हैं। ये मल्टी आ गई। ये कह रहा है जो ट्रस्टी के, दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ चैरिटेबल पर्पसेस। अब मेरा सवाल है, वेरियस में कौन सी हैं? जिस तरह ये दिए ना, इसके अलावा कोई बताएं। ये एक आदमी है सारे फाउंडेशन ये एक आदमी हाँ, देखें, अब ये कहीं सामने नजर नहीं आ रही, एक ये एक एनवायरनमेंट वाली। अब मैं या हम सब मिलके ऐसी जगह पे बयाबान बलूचिस्तान में हम जाएं, लाखों की तादाद में ट्रीज को प्लांट करें, ठीक है ना, उनकी शजरकारी करें। साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि आपके मुल्क का एनवायरनमेंट ठीक होगा, बारिशें आना शुरू होंगी, फसलें होना शुरू होंगी, बलूचिस्तान के अंदर टेम्परेचर जो हाई रहता है वो कम होगा। अब ये आपने एज ए पब्लिक बेनिफिट किया, ये नजर तो नहीं आ रहा ना, ये भी एक चैरिटेबल आपने काम किया है। दूसरा जो ये बताया है, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च कंडक्ट करते हैं, वो लोगों के लिए काम करते हैं। उसका फायदा ये होता है, आपके सामने एक सर्वे रिपोर्ट आती है, वो पूरा साल लगे रहते हैं, लोगों से इंडिविजुअली मिलते हैं, घरों में, हॉस्पिटल्स में। सर्वे अब क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है, वो डिपेंड करता है वो किस तरह की कर रहे हैं। इंटरव्यूज करते हैं लोगों से, फिर साल में एट द एंड ऑफ द ईयर द पब्लिश ए रिपोर्ट, उसमें बताते हैं इस साल इतने इतने टारगेट्स हुए। अब वो लोगों को, फिर गवर्नमेंट को पता चलता है, यार हमारे इस पिंडी में, इस्लामाबाद में, एक साल में इतने बच्चों के साथ ये मसला हुआ है, ये चीजें हुई हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो वो उसके अलग एक इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। ये जो बात कर रहा है गाइडेंस फॉर द चैरिटी के, जितने भी मल्टीपल टाइप्स हैं, जिस तरह अभी हमने जिक्र किया, उनको रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर चैरिटी एक्ट 2011, इट एक्सप्लेन व्हाट एक्टिविटीज आर कंसीडर्ड चैरिटेबल एंड हाउ दे शुड बी कैरिड आउट। इसमें बात कर, जितनी भी ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ चैरिटीज हैं, एनवायरनमेंट वाली, अबू बकर ये स्कूल वाली, पिंडी वाली वो रिपोर्ट, ईदी वाली, ये जब भी कोई बंदा बनाएगा ना, तो वो कहता है कि आपने क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कौन सी एक्टिविटीज आप करने जा रहे हो, क्या करोगे। अब मैं एक इदारा बनाता हूँ, पूरे मुल्क से पैसे लेता हूँ कि मैंने शजरकारी करनी है, मैंने एक एनजीओ बनाई है, इदारा बनाया खैराती, लोग तो मुझे पैसे दे रहे हैं धड़ाधड़, आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं। मैंने जब रजिस्टर्ड करनी है ना, उस टाइम आई हैव टू गिव देम, आई हैव टू प्रोवाइड देम, कि भाई मैं लोगों से पैसे लूंगा, उसके बाद जहां जहां जरूरत होगी ना शजरकारी की, मैं वहां शजरकारी करूँ। तो जो आपका चैरिटेबल मकसद होता है ना चैरिटी का, यू हैव टू शो देयर एक्टिविटी, देयर रोड में, पूरा आपने स्ट्रक्चर करके ऑर्गेनाइज करके। अब ये कौन बताता है? आपका ये गाइडलाइन बताती है, ये इस तरह होना चाहिए, आपका मकसद इस डॉक्यूमेंट का ये होता है। अब इसकी नेक्स्ट करें, साथ ये पढ़ें। their second purpose and make future for the state must to show that their activities are just with a purpose and by legal and they are responsible
इम्प्लीकेशन से मुराद ये होता है कि चैरिटी जो है ना, वो जो इदारा है स्कूल का, एजुकेशन का, देखा उसका मकसद है ना, वो फिट आना चाहिए लॉ के अंदर। जो कैटेगरीज प्रोवाइडेड बाय द चैरिटीज एक्ट 2011, उसने बताया आप मेडिकली, एजुकेशनली, किसी भी तरह से आप चैरिटी कर सकते हैं। लेकिन आप जब वो बनाएंगे ना, तो उसका मकसद है ना फिट आना चाहिए उस लॉ के अंदर। फर्स्ट थिंग, चैरिटीज नीड टू इंश्योर देयर एक्टिविटीज, आपने इंश्योर करानी होती है कि आप किस किस तरह से वो करेंगे। ट्रस्टी की जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर कोई बंदा अगर ट्रस्टी उसको हैंडल कर रहा है, देख रहा है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंप्लाई करना, रेगुलराइज करना, मॉनिटर करना, लेफ्ट राइट में नेगेटिव चीज ना हो रही हो, कहीं फंड इधर उधर ना हो रहा हो। ही इज द रेस्पॉन्सिबल। होप सो आप क्लियर होंगे, समझ गए हैं। इसके बाद शायद दो और हैं इसके, वो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड, मैनेजिंग चैरिटी फाइनेंसेस, गाइडेंस फॉर ट्रस्टीज। तीसरा एक जो डॉक्यूमेंट है या जो आप गाइडलाइन है गिवन बाय द कमीशन इज दैट मैनेजिंग फाइनेंस, चैरिटी का फाइनेंस कैसे मैनेज होगा। इसका जो मकसद है ना इस डॉक्यूमेंट का, वो ये, दिस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड गाइडलाइंस on how charities should manage their finances, including budgeting, accounting and reporting requirements. बजट कैसे आपने बनाना है, उसकी अकाउंटिंग कौन करेगा, किस तरह करेगा, और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या होगा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। सो ये आपकी जो है ना गाइडलाइन कौन देता है, ये डॉक्यूमेंट देता है कि आप चैरिटी की फाइनेंस को कैसे रेगुलराइज कर देते। अब इसकी इम्प्लीकेशंस जो है ना, नेक्स्ट अबाउट चैरिटी, जो इदारा और ट्रस्टी, वो कैसे इसको देखेंगे। वो कहता है कि प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। Charities need to adhere to financial regulation to ensure they use their funds effectively in line with their, उस इदारा जो चैरिटी वाला है उसने प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है पूरे बजट की। साल में करोड़ रुपया आया, करोड़ को आपने किस तरह कहाँ कहाँ लगाना है, एम्प्लॉइज को कितने देने हैं, शजरकारी पे या स्कूल पे या कहीं भी, जो भी आपका वो मकसद है उस पे कितने लगाने हैं। कहता है उस इदारे को बहुत कीमती वो चीज होती है कि ही हैज टू, या इदारे को क्रूशली उस चीज को देखना होता है। ट्रस्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके अंदर। ट्रस्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द चैरिटीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट। उसकी ट्रस्टी जो बना होता है, अबू बकर उस इदारे का सपोज ट्रस्टी है, तो अबू बकर ने देखना है करोड़ों रुपए अगर आए हैं स्कूल के अंदर, कहाँ लगे हैं, कैसे लगे, भाई कहाँ लगे, कैसे लगे, आप हमें बताएं, चीजें करें। सो ट्रस्टी की इस ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फाइनेंस की चीजों को भी। यू हैव टू रेगुलराइज, यू हैव टू मॉनिटर इट, यू आर द पर्सन, यू हैव टू इंश्योर इट। और उसका रिकॉर्ड रखना अप्रोप्रिएटली, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अप टू डेट होने चाहिए। ही इज द पर्सन हु हैज टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट करना, जायद ये पढ़े। अब ये किस रिलेटेड गाइडलाइन है, अबू बकर ये किस रिलेटेड गाइडलाइन है। नहीं नहीं, ये जो अभी ये करंट जो गाइडलाइन है, इस ये क्या टाइटल क्या है, रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या माना जाता है, ओवरऑल चेक एंड बैलेंस, उसकी अकाउंटेबिलिटी कमीशन कर सकती है, उस इदारे ने रिपोर्ट करना होता है A to Z टू द कमीशन। ये आप पढ़ें। ये जो गाइडलाइन है ना जो कमीशन ने दी है, कौन सी, रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, किसको दिए, चैरिटी इंस्टीट्यूट को। तो ये कहा गया है कि आपने हमें साल में बताना है
फंड कितना आया, कहाँ से आया, कहाँ लगा, ये सिंपल एक क्वेश्चन। एक्टिविटीज आपने किस तरह की, कहाँ कहाँ की, अचीवमेंट्स आपको क्या मिली, बाय पब्लिक, बाय इंडिविजुअल, फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहा, अप रहा, डाउन रहा, स्टेबल रहा, आप चीजें आप रिकॉर्ड रिपोर्ट करनी है एनुअली, ठीक है ना। तो वो रिपोर्ट कैसे करनी है, हाउ टू प्रेजेंट इट, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आपने उन डॉक्यूमेंट्स को, फाइनेंशियल की अपनी एक्टिविटीज का अपना बजट, वो चीजें एम्प्लॉइज का या हर चीज का एक अपना अपना डॉक्यूमेंट होगा, यू हैव टू सबमिट बिफोर द कमीशन कि हमारे साथ में ये एक्टिविटीज रही, ये फंड है किस तरह रेगुलराइज हुए, इसमें फिर है ना चेक एंड बैलेंस रहता है तब। इसकी शायद ये इम्प्लीकेशंस पढ़े चैरिटी और ट्रस्टी की। Accurate and transparent reporting is essential for our public welfare and maintaining public order. Charities must provide clear and complete reports on their activities and impact. But trustees are responsible for ensuring that the charities reports and accurate and submitted on time. They must oversee the preparation of the report and ensure they reflect the charities public benefit and तो ये बात कर रहा है जो चैरिटेबल वो इंस्टीट्यूट है ना, उसने क्या करना है, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करनी है। अब अबू बकर का जो स्कूल है वो रिपोर्ट ये कर रहा है कि हमें साल में पैसे 1 करोड़ आए 10 करोड़ हैं, अगर रिपोर्ट में 1 करोड़ बता रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं, दोगलापन कर रहे हैं। तो आपने वो नहीं करनी, आपने कहता है कि ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट सबमिट करनी, असेंशियल फॉर पब्लिक बेनिफिट, ये मेंटेन करना। जो ट्रस्टी बंदा है अबू बकर खुद, उसने क्या करना है, इन चीजों को, ही इज द रेस्पॉन्सिबल, उसने जो चीजें बतानी है, देनी है, सबमिट करनी ऑन टाइम, वो एक्यूरेट करनी। अबू बकर कहेगा नहीं, स्कूल को कहेगा, तो नीचे उसके बंदे होंगे यार मुझे सही वाला रिकॉर्ड प्रोवाइड करें, एक्यूरेट करें, अप टू डेट करें। ही विल चेक एंड बैलेंस, ऑडिट करेगा, अकाउंटिंग करेगा, उस जितनी भी वो जो चीजें हमने ऊपर हेडिंग पढ़ी है ना, नाउ ही इज द रेस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल द थिंग्स, ही हैज टू सबमिट बिफोर द कमीशन। जी, डिटेल्ड, तफसील, कहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको वहां से charities must provide clear and comprehensive report on their activities and impact। कहता है कि जो चैरिटेबल वो इंस्टीट्यूट है ना, जिसने अबू बकर का स्कूल, उसने क्लियर, साफ सुथरी, तफसीली रिपोर्ट देनी है। किसको, उस कमीशन को, कि भाई इतने पैसे आए, इस तरह हुआ, द होल थिंग इन द डॉक्यूमेंट, इट शुड बी रिटन इन वेरी क्लियर, प्रिसाइज, और जितना आपने हर चीज आप इंक्लूड करें, कोई मिस आउट ना करें उस चीज। द लास्ट, ये फंड रेजिंग, ए गाइड टू गुड प्रैक्टिस। अब सवाल आता है कि यार चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो, फंड तो होगी ना कहीं से, या तो आवाम से लेंगे, या कोई डोनर होगा, या तो आप अपने रेवेन्यू से, अपने अदर सोर्सेज से आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। सपोज करें, मिसाल लेते हैं मलिक रियाज की। मलिक रियाज के पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है, नाम है बहरिया टाउन, कराची, पिशावर, लाहौर, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, एंड आई थिंक सो एक और कहीं 4-5 जगहों में शौर अभी बन रही है, 4-5 जगहों में, गुजरावाला में भी, नवाबशाह में भी, सबसे दीदी है आ रही है। अब ये 5-6 जगहों पे हजारों एकर्स पे जमीन है, फिर जमीन की ब्लेटिंग, प्लॉट, चीजें होती हैं। तो बंदा क्या करता है, अब ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का मैंने शायद पीछे भी बताया था, टैक्स से आप वो हो जाते हो, माइनस हो जाता है। इंग्लैंड में तो थोड़ा और तरीके, हमारे मुल्क में भी ऐसा ही होता है। हम कहते हैं यार मलिक रियाज बड़ा अच्छा बंदा है, इफ्तार करा रहा है, डिनर करा रहा है रमजान के महीने में गरीबों को, इसके पीछे और वजह है। वो क्या करता है, उसका पूरे महीने का या साल का रेवेन्यू जनरेट होता है उनकी पूरी सोसाइटी से, चाहे वो मेंटेनेंस का हो,
प्लॉट की सेलिंग एंड परचेसिंग का हो, या फाइल ट्रांसफर का हो, या टैक्सेस का, जो भी जनरेट करता है, अरबों रुपए सपोज करें बनता है। अब उन अरबों रुपए पे ही इज बाउंड टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। वो बंदा क्या करता है, कहता है अरब रुपए बचे हैं ना, सेविंग हुई है, प्रॉफिट आया है, वो उन अरब रुपए में सपोज करें 50 करोड़, कहता है कि मैं साल में 50 करोड़ की क्या करता हूँ, मैं चैरिटी करता हूँ। मैंने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनाया है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, लोगों को खाना दे रहा हूँ, गरीब घरों घर बना के दे रहा हूँ। अब वो शो तो ये करता है, अब इसको टैक्स कितना बढ़ेगा वैसे बताएं, उस 50 करोड़ पे जो बचा है, 50 करोड़ तो निकल गए, गवर्नमेंट कहती है, इदारे कहते हैं वैसे, तो आपने है ना इन चीजों का सबूत देना है, जो हम पूरी चीजें पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का सिस्टम और है, यूके का और है, लेकिन मैं आपको सिमिलर वो आपको करके मिसाल दे रहा हूँ। मलिक रियाज ने बताना एनुअल रिपोर्ट्स में, मैंने ये बच्चों को इतना इतना पढ़ाया, इतने इतने घर बना के दिए, इतने इतने लोगों को मैंने खाना खिलाया, विद प्रूफ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। यू हैव, अब गवर्नमेंट का फायदा ये होता है, गवर्नमेंट कहती है ऐसे जो अरबपति खरबपति जो लोग होते हैं ना, या वो बिजनेसमैन हो या जो भी हो, उनके पैसों से अगर अवाम मुस्तफीद हो रही है ना, वो चैरिटी कर रहे हैं। वैसे हमें अगर टैक्स देंगे 1 अरब पे, मिसाल लेते हैं 1 करोड़ बनेगा, लेकिन अगर वो 50 करोड़ की अवाम पे खर्च कर रहा है, दैट्स ए गुड आइडिया। आपकी पावर्टी खत्म होगी, लोगों को खाना मिल रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे सकती, फिर एक बंदा ही दे रहा है, तो गवर्नमेंट इस वजह से उससे टैक्स, टैक्स की मल्टीपल चीजें हैं, हम टैक्स की डिटेल्स में नहीं जा रहे, जस्ट टू एक ऊपर वाली इमेज दिखाने के लिए, बताने के लिए ऐसे जी। तब भी दोनों ऑप्शन है, लेकिन जब वो उस इदारे को जिसको दे रहा है ना, मलिक राज का भाई ना हो, ऐसा ना एक अकाउंट से ज्यादा दूसरे से आ रहे हो, वो एक प्रॉपर वो होनी चाहिए, मैकेनिज्म होता है यार। जी जी, प्रॉपर ट्रांजेक्शन होती है, यू हैव टू शो दैट, एंड वो आगे कहाँ यूज कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन दैट ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड विद दैट। ये सरीदी है, काबिल एतमाद है। अगर मैं जाके नहीं खोल के कहूँ हमारी सेटिंग हो जाएगी 25 करोड़ आपकी वजह से, ये गलत बात है। समझ रहे हैं, ये होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। जी इंस्टेड काम करना है, आपने अपने मुल्क के लोगों को फायदा देना। ए टू जी बताना होता है कि मेरी इतनी आई, इसमें मैंने ये इधर शो किया। जब आप टैक्स वाला क्वेश्चन बताते हैं ना, देन यू हैव टू शो इतनी अमाउंट में, फिर आप डॉक्यूमेंट्स, एफबीआर कैन क्वेश्चन, एफबीआर आपसे पूछ सकती है इन मामला में। जी सवाल है, पूछें पूछें सर। जब आप बैंक जाते हैं तो एफबीआर पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट का इदारा है, फेडरल ब्यूरो रेवेन्यू। उनके पास एसएन से लेकर मेरे तक सबका रिकॉर्ड है, कौन सा जो ऑनलाइन अवेलेबल है। एसएन का अगर शनाख्ती कार्ड, इन्होंने नादरा से डेटा लिया, अब उस शनाख्ती कार्ड को डाला कि भाई सपोज करें जायद है, उसके अकाउंट्स कितने, बैंक अकाउंट, फाइलर है नहीं है, कोई मसला नहीं। उनके पास ईवी पैसा का, जेज कैश का, पेपाल का, जितने भी अकाउंट्स हैं इनके पास हैं। अब ये सारी चीजें जो है ना, अब आपको मैं यू आर फाइलर और नॉट फाइलर, आपकी अगर आप ऑनलाइन है ना, इन चीजों में आपके पास डिटेल्स है इनके बारे में। अगर आपकी करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन इन हो रही है, आउट हो रही है, अरबों रुपए की हो रही है, अब आप चाहते हैं कि मैं फाइलर नहीं बन रहा, वो सब देख रहे हैं। तो फिर आपको नोटिस भेजते हैं, आगे पूछते हैं, घर आते हैं, ऑफिस आते हैं, भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। यू आर बाउंड टू आंसर बिकॉज ऑफ वो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, पूछ सकती है। जी पिछले 5 साल, लेकिन सेक्शन 1 इनकम ऑर्डिनेंस का एक और सेक्शन है, वो फाइलर बन जाते हैं तो पिछले 5 साल की वो रिटर्न आप कहते हैं सबमिट कराएं। 5 साल तो बाउंड है,
but in some exceptional cases you can 6 to 8 years भी होता है, वो exception